हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो भी कंटेंट था आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में विद रेफरेंस टू इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ और बातें जानते हैं। प्री हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से जान लिया था, स्पेशली विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। आज हम उत्तर प्रदेश की प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में जानते हैं, इसकी प्रोटो हिस्ट्री फेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, प्रोटो हिस्टोरिकल फेज अगर आपको डिफाइन करना हो तो उसके डिफाइनिंग फीचर्स क्या होंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जब भी ये वर्ड आता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज था। ट्रांजिशन फेज कैसे? प्री हिस्ट्री में इंसान पत्थर का उपयोग कर रहे थे। पत्थर का उपयोग इस एज में भी इंसानों के द्वारा यूज करना जारी रहता है, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें इंसानों ने यूज करना शुरू करी अपने जीवन के अंदर। फॉर एग्जांपल हंटिंग और गैदरिंग के लिए अभी तक वो पत्थर के बने हुए औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो इस एज में कुछ मेटल्स जो हैं उसको इन्वेंट करेंगे और उसको भी यूज करेंगे अलोंग विद स्टोन इंप्लीमेंट्स। दोस्तों याद रखना, पत्थर का यूज करना, पत्थर से इंप्लीमेंट्स बनाना, टूल्स बनाना, इस एज के अंदर इंसानों ने बंद नहीं करा था। एडिशनल चीजें आ गई थी स्टोन इंप्लीमेंट्स के साथ, स्टोन टूल्स के साथ। तो प्रोटो हिस्टोरिकल फेज एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज है ह्यूमन सोसाइटी को लेकर, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है और कल्चर की एडवांसमेंट होती है विद रेफरेंस टू जो इंसान यहां पर रह रहे थे। तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है प्रोटो हिस्टोरिकल फेज की। एक, ह्यूमन सोसाइटी का इवॉल्व होना। इवॉल्व कैसे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्टोन टूल्स के अलावा कुछ अन्य धातुओं के बने हुए टूल्स को इस्तेमाल करने लगे थे इंसान। नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना और कल्चर जो है एज कंपेयर टू प्री हिस्टोरिकल फेज, प्रोटो हिस्टोरिकल फेज के अंदर कल्चर के अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर इसके प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे? ह्यूमन बीइंग्स जो है उन्होंने इस एज में सबसे पहले मेटल्स का यूज करना स्टार्ट करा। प्रोटो हिस्टोरिकल फेज में सबसे पहले मेटल्स का यूज करना स्टार्ट करा। प्री हिस्टोरिकल फेज में क्या कर रहे थे इंसान? सिर्फ स्टोन्स का यूज कर रहे थे। अब यहां पर स्टोन्स के साथ जो मेटल्स हैं उनका भी यूज करना इंसान ने स्टार्ट करा। सबसे इंपॉर्टेंट मेटल जो इंसानों के द्वारा इस एज में यूज करा गया, दैट वाज कॉपर। तो यहां से एक फैक्चुअल सवाल यह बन सकता है कि पहला ऐसा कौन सा मेटल था इंसानों ने जो यूज करा। ऑर्डर में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला मेटल इंसानों ने यूज करा कॉपर, उसके बाद ब्रॉन्ज और फाइनली आयरन। तो अगर इसका एक ऑर्डर आ जाए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाए कि इन सारे मेटल्स को अरेंज करो जो इंसानों ने इतिहास में यूज करे, सबसे पहले होगा कॉपर, उसके बाद ब्रॉन्ज और फिर आता है आयरन, CBI। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। कॉपर के अलावा स्टोन इंप्लीमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको याद रखना। ऐसा नहीं था कि प्री हिस्टोरिकल फेज में इंसान स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे तो इस एज में प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड ही कर दिए थे इंसानों ने, कि बिल्कुल यूज ही नहीं करते थे। वो यूज हो रहे थे, लेकिन कॉपर एक एडिशनल चीज थी, एक एडिशनल टेक्नोलॉजी थी। आप उसको टेक्नोलॉजी ही कहोगे वैसे, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंशन को हम हिस्ट्री में टेक्नोलॉजी से डिनोट करते हैं, वर्ड से। तो कॉपर के अलावा, स्टोन टूल्स के अलावा कॉपर टूल्स भी इंसानों ने यूज करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे। और इस एज को हम लोग बोलते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल फेज को आप चैल्कोलिथिक कल्चर वर्ड से भी डिनोट कर सकते हो। और ये टाइम पीरियड जाता है फ्रॉम 3000 टू 500 BC। ठीक है, एक मेजर पार्ट इस कल्चर का ये है प्रोटो हिस्टोरिकल फेज का, जो कि माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन एक प्रोटो हिस्टोरिकल फेज का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हालांकि जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर प्रोमिनेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं वो हमें इससे पहले भी देखने को मिले हैं और इसके बाद भी देखने को मिले हैं। किसके बाद और किसके पहले की बात हो रही है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, ऐसे कुछ फीचर्स यहां पर बोला जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जस्ट पहले भी थे और जब वो डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद भी हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें मिली हैं विद रेफरेंस टू प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, वो कौन सी है? 2 साइट है, एक मेरठ और दूसरी सहारनपुर। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, मेरठ और सहारनपुर। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है इस पीरियड से रिलेटेड? कॉपर के टूल्स का मिलना, स्टोन इंप्लीमेंट्स पहले भी यूज हो रहे थे प्री हिस्टोरिकल फेज के अंदर, अब वो थोड़े से रिफाइन हो गए।
उनको और ज्यादा एरियाज में इंसानों ने इंप्लीमेंट करना, यूज केस बेसिकली उसका बढ़ा दिया, वो शुरू करा। कॉपर के ऑर्नामेंट्स जैसे ज्वेलरीज वगैरह होती है वो इंसानों ने यूज करना शुरू करा, बनाना शुरू करा। और पॉटरी कल्चर जो है वो भी यहां पर एडवांसमेंट कर रहा था, नए नए तरह के पॉट्स, उसके ऊपर नए नए प्रकार की जो डिजाइन्स हैं वो इंसानों ने बनाना शुरू करी। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा हुआ है दोस्तों, जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है वो बेसिकली एक तरह से नींव रखने का काम करता है ये वाला फेज, क्योंकि यहां पर हमने बात करी थी ना, ये एक फेज ऑफ ट्रांजिशन है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर पहला स्टेप किसी चीज का ये है तो दूसरा स्टेप उसके बाद ये आएगा। तो प्रोटो हिस्टोरिकल फेज एक प्रकार से नींव रखने का काम करता है, एक फाउंडेशन है। किस चीज के लिए फाउंडेशन है? अर्ली अर्बन सेंटर्स के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए, और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की कैसे ग्रोथ होती है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का दोस्तों यहां पर यह मतलब है कि इंसानों की बुद्धि में परिवर्तन आया, जो अभी तक चीजें उन्होंने इन्वेंट कर रखी थी उस इन्वेंशन में नई नई चीजें ऐड हुई, और जो यूज केस था, जो चीजें अभी तक वो यूज कर रहे थे उसका अगर लिमिटेड यूज केस था तो अब वो यूज केस बढ़ गया। ऐसी सोसाइटीज में जहां पर इंसानों की बुद्धि, इंसानों के सोच विचार, इंसानों की इन्वेंशन इस प्रकार से इतनी से होते हुए इतनी ज्यादा हो जाती है, तब हम ऐसी सोसाइटीज को कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये था एक बेसिक बातें कुछ, और सारे के सारे फैक्ट्स यहां पर थे आपके विद रेफरेंस टू प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में हमने दो साइट्स की यहां पर बात करी, मेरठ और सहारनपुर की। ठीक है, अब हम जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों मेरा एक सवाल आपके लिए कि क्यों हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं? क्यों हम उसको, हड़प्पा में तो बहुत सारी साइट्स थी, मोर देन 1000 साइट्स हैं वहां पर तो, और जैसे मोहनजोदारो है, लोथल है, धौलावीरा है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, चानूडारो है, कोटदीजी है, अमरी है। तो हम उसको ऐसे क्यों नहीं कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों कहा जाता है? उसको मोहनजोदारियन सिविलाइजेशन, लोथल सिविलाइजेशन, सुरकातोड़ा सिविलाइजेशन, ये नाम से हम क्यों नहीं डिनोट करते हैं? तो इसका आंसर ये है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स थी उसके अंदर हड़प्पा जो थी, इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। पहली साइट जो डिस्कवर करी गई अमंग्स ऑल द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो थी हड़प्पा। इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ एडवांसमेंट्स क्या आपको देखने को मिलती है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, क्या हो गया इसमें, हाँ ठीक है। तो जो मेथड है, एक नई तरीके का मेटल बनाया गया जो कि धरती में गड़ा हुआ आपको देखने को नहीं मिलता है। दो मेटल्स को यूज करके जब आप एक नया मेटल बनाते हो, उसको साइंस में आपने सुना होगा, हम एक नाम से बुलाते हैं जिसको हम कहते हैं एलॉय। तो यहां पर इंसानों ने नए प्रकार का मेटल, दो मेटल्स को मिक्स करके यूज करना शुरू करा। तो वो कौन से मेटल्स की यहां पर बात हो रही है? एक कॉपर और दूसरा टिन। तो अगर आप कॉपर को टिन में मिक्स कर दो तो आपके पास कौन से मेटल की प्राप्ति होती है? बेसिकली मेटल ना कह के आप इसको अगर परफेक्ट साइंटिफिक नेम दो तो इसको हम एलॉय कहते हैं, तो आपको मिलता है ब्रॉन्ज। तो इंसानों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेज में टिन को कॉपर के साथ मिक्स करा ताकि वो ब्रॉन्ज के जो धातु हैं, ब्रॉन्ज अपने आप में एक धातु है, ब्रॉन्ज के मटेरियल्स बेसिकली जो है वो बना सके। ठीक है, और इस एज को बोला गया कॉपर स्टोन एज कल्चर। ठीक है, जिसकी वजह से बर्थ होता है कॉपर ब्रॉन्ज एज कल्चर का। आगे चलकर इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी आप कह सकते हो। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पहचान है वो कौन से मेटल से है? वो ब्रॉन्ज से है। और कोई आपसे पूछे कि ब्रॉन्ज बनता कैसे है, तो ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन को मिक्स कर। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। उसके बाद ये एक ऐसी एज है जो कि रिप्रेजेंट करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को। यानी कि जो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन हम कह रहे हैं, यहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन की अल्टीमेटली बात हो रही है। ये पहला अर्बन सिविलाइजेशन था साउथ एशिया के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि प्लेस में आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर या साउथ एशिया रीजन के अंदर सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन कौन सा था? द आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड थ्रू कार्बन डेटिंग मेथड,
ठीक है, साइंटिफिक मेथड होता है जिससे हिस्टोरियंस जो हैं खुदाई करके चीज़ों की एज को पता लगाते हैं। तो हमारे पास जो टाइम रेंज अवेलेबल है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, डेट इज फ्रॉम 3500 टू 1300 BC। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है दोस्तों, उसके 3 फेजेस होते हैं। एक इसका प्री हड़प्पन फेज, एक मैच्योर फेज और एक पोस्ट हड़प्पन फेज। सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट्स देखी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर वो मैच्योर फेज के अंदर देखी गई है। ठीक है, तो जो मैच्योर फेज है सिविलाइजेशन का, उसका टाइम फ्रेम है फ्रॉम 2600 टू 1900 BC और 1400 से ज्यादा सेटलमेंट जो है इस सिविलाइजेशन में आइडेंटिफाई करी गई है। ये सेटलमेंट्स दोस्तों किसको बोला जा रहा है? सेटलमेंट्स यहां पर बोला जा रहा है साइट्स को। जैसे अलग अलग साइट्स होती है ना, अभी मैं आपको नाम बता रहा था, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ठीक है, सुरकातोड़ा, सुतका गेंदोर, अमरी, कोट दीजी, ये सारी साइट्स हैं, उसको आप सेटलमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट था, है ना। तो अगर वो एक रीजन में फैला होगा तो उसके फैलने की कुछ डायरेक्शन भी तो होगी। मतलब कहने का मतलब ये, आप उसको ये भी तो कह सकते हो, नॉर्थ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना होगा, ईस्ट तक कितना होगा, वेस्ट तक कितना होगा और साउथ तक कितना होगा, यानी कि उसका जो एक्सटेंड है फैलने का वो कहां तक होगा। इसके बेसिस पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऐसा देखना चाह रहे हो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो जो इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइट है उसका नाम है अलामगीरपुर। ये कहां पर सिचुएटेड है? ये हिंडन रिवर पर सिचुएटेड है। आप इसको हिंडोन बोल लो, हिंडन बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती है। आंसर आपको याद आना चाहिए एग्जाम करते हुए, ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। तो यहां पर अपने आप एक प्रकार से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन कवर हो गया कि हिंडोन रिवर की अगर ट्रिब्यूटरी पूछी जाए तो वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि मतलब सॉरी, यमुना की ट्रिब्यूटरी पूछी जाए तो कौन सी है? वो हिंडोन रिवर है। और ये मेरठ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से फ्लो करती है यूपी के अंदर। तो ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अलामगीरपुर। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना। हाँ, इसके बारे में एक फैक्ट और है, इस आर्कियोलॉजिकल साइट को, अलामगीरपुर की यहां पर बात हो रही है, अलामगीरपुर को डिस्कवर करा गया था बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट इन द ईयर 1958 और उन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था याज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, और इस अलामगीरपुर जो साइट है इसका दूसरा नाम है परासरम का खेड़ा। इसको हम बोलते हैं परासरम का खेड़ा। कुछ ऐसी दिखती है वाली साइट। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर फाइंडिंग्स में से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। देखो, साइट वाइज फाइंडिंग्स जो है, जैसे ये वाली साइट है इस पे क्या क्या चीजें मिली, ये वाली जो साइट है इस पे क्या क्या चीजें मिली, कोई और साइट है उस पे हमें क्या क्या चीजें मिली, वो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन ओवरऑल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं उसको जानते हैं। हमें यहाँ पर रोजरी बीड्स देखने को मिलती है। रोजरी बीड्स क्या होती है? ये जैसे बेसिकली जो माला होती है ना जिससे आप जाप करते हो, उसको रोजरी बीड्स कहते हैं। फिर हमें एक रोलिंग पिन देखने को मिलती है। रोलिंग पिन यहाँ पर बेलन जैसे औजार को कहा जा रहा है, बेलन जैसे टूल मिल रखा है हमें यहाँ पर, ठीक है, फॉर मेकिंग रोटीज। ठीक है, अब ये प्रॉपर वैसी रोटी नहीं थी जैसे आप रोटी को आज जानते हो, लेकिन ये फिर भी इतने एडवांस हो गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कि एग्रीकल्चर वगैरह तो नीलोथिक एज के अंदर ही करना इंसानों ने स्टार्ट कर दिया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो ग्रेन्स हैं, ऐसा माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट का, हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि वो वीट का इस्तेमाल करते हुए, गेहूं का इस्तेमाल करते हुए उससे आटा बनाते थे और आटे को मारकर रोटी भी बनाई जाती थी। सारी की सारी साइट्स में, जैसे अभी आपने देखा कि 1400 से ज्यादा साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लेकिन सारी की सारी साइट्स में ये ट्रेसेस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी साइट्स पर ये वाले ट्रेसेस देखने को मिलते हैं कि अगर बेलन मिल रहा है तो हो सकता है कि वो रोटी बनाते हो। ठीक है, और अलग अलग यूटेंसिल्स जो है हमें इस साइट्स पर देखने को मिलते हैं, जैसे कोई ये वेसल हो गया, कोई मटका हो गया, घड़ा हो गया, ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद क्ले यूटेंसिल्स ये लोग बनाते थे। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो, एक प्रॉपर वर्ड अगर मैं आपको दूं तो वो है टेराकोटा। ठीक है, मिट्टी, टेराकोटा कैसे बनता है या ये क्ले यूटेंसिल कैसे बनता है? एक मिट्टी लो, उसको छान लो, पानी मिलाकर, जैसे आप आटे में पानी मिलाकर उसको एक शेप देते हो, वैसे आप उसको शेप दो जो भी चीज़ आपको बनानी है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे क्ले का ये यूटेंसिल बनाना है, उसके बाद इसको आग में पका लो तो वो टेराकोटा बन जाता है।
तो क्ले यूटेंसिल्स पर ये लोग बड़ी सारी प्रकार की डिजाइन्स बनाते थे। यहाँ पर इमेजेस आपको देखने को मिलती है मोर की, पिकॉक की, लाइक दिस, ठीक है। स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरियां, ठीक है, वो उस पर बनी होती थी। स्क्वेरल की इमेज नहीं है यहाँ पर। और कुछ स्क्रिप्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर जो रेसिडेंट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट्स पर जो लोग रहा करते थे वो अवेयर थे, वो फेमिलियर थे, वो जानते थे राइटिंग के बारे में। और इनकी राइटिंग ना जिगजैग मैनर में चलती थी। जैसे पहली लाइन इन्होंने ऐसे लिखी ABCD, अगली लाइन ये लोग रिवर्स कर देंगे ABCD, फिर ABCD। तो ये कैसा पैटर्न है? ये जिगजैग पैटर्न है। ऐसी स्क्रिप्ट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं बूस्ट्रोफीडर स्क्रिप्ट। अभी हम आगे चलकर इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर के बारे में तो आपने जान लिया। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मेरठ के जिले में है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आलमगीरपुर के अलावा हड़प्पन एज की जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि यूपी में आपको, सिर्फ यूपी में जो आपको देखने को मिलती हैं, उसके नाम मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। एक है हुलास जो कि सहारनपुर में है, बड़ा गांव बागपत में, मानपुरा बुलंदशहर में, कैराना शामली में, और मंडी गांव मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आलमगीरपुर के अलावा जो कि यूपी में सिचुएटेड है। और ये सारी साइट्स किससे रिलेटेड है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो आई होप ये चीज की क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है साउथ एशिया का। यहां पर एडवांसमेंट हमें देखने को मिलती है। यहां पर हमें एडवांसमेंट देखने को मिलती है विद रिस्पेक्ट टू, इन्होंने अपने घरों वगैरह की, पूरी टाउन की प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रखी थी। यहां पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। हाथों के बने हुए ये लोग वेरियस यूटेंसिल्स वगैरह बनाते थे जिसको हम हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं। दे वर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड राइटिंग ऑल्सो। राइटिंग मैंने आपको बूस्ट्रोफीडर स्क्रिप्ट के बारे में अभी बताया। इनका व्यापार होता था दो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का व्यापार होता था दो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ। एक का नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशन और दूसरे का नाम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों के साथ इनका व्यापार होता था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रकार से एक नींव रखने का काम करता है कि कैसे इंसानों के अंदर हमें एक ऐसा फेज देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें उनकी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और जो साइट्स है यूपी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं अगर हमें हड़प्पन कल्चर को समझना है और उसके ईस्टर्न मोस्ट एक्सपेंशन वाले पॉइंट को समझना है। यहां पर किसकी बात करी जा रही है? ईस्टर्न मोस्ट एक्सपेंशन वाले पॉइंट की, आलमगीरपुर की, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ठीक है। तो इसमें यस, हमारा कुछ भी नहीं रह गया, हमने सब कुछ कवर कर लिया। और ये जो सेटलमेंट्स वाले जो पॉइंट था ना, ये कुछ ऐसे प्रॉपर तरीके से घर वगैरह बनाकर इन्होंने पूरा अपना गांव, अपनी एक पूरी बस्ती बसा रखी थी। और कभी कभार तो इनके हाउसेज, जैसा कि अभी तो यहाँ पर आपको एक ग्राउंड फ्लोर टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, कभी कभार इनके हाउसेज 2 से 3 फ्लोर्स के भी होते थे। बहुत सारी जगह पर ऐसे ट्रेसेस, ऐसे एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिले, ठीक है। अब आलमगीरपुर के बारे में दोस्तों आपने जान लिया। यूपी के अंदर विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अपार्ट फ्रॉम आलमगीरपुर, उसके बारे में आपने जान लिया। अब हर एक इंपॉर्टेंट साइट जो कि यूपी में पाई गई है, उत्तर प्रदेश में पाई गई है, उस साइट के साथ उस पर्टिकुलर जगह में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, अब हम उसको जानते हैं। तो मेजर हड़प्पन साइट्स जो कि यूपी में है विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, या आप इनको हड़प्पन साइट्स भी कह सकते हो उत्तर प्रदेश की। तो ईस्टर्न मोस्ट जो फ्रंटियर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आपने देखा वो आलमगीरपुर तक एक्सटेंड होता है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। इसके अलावा बड़ी सारी हड़प्पन साइट्स हैं वो डिस्कवर करी गई है इस रीजन के अंदर, जो कि रिफ्लेक्ट करती है कल्चर कैसे एक्सपेंड हो रहा था इस टाइम पीरियड के अंदर, सेटलमेंट पैटर्न कैसे थे कि घर वगैरह बनाकर वो रह रहे हैं, साफ सफाई का उनको ध्यान है, घरों में बाथरूम है, सड़कों पे नालियां हैं, नालियां ढकी हुई हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हड़प्पन्स कौन कौन सी करते थे बियॉन्ड देयर कोर एरिया जहां पर वो रहते थे उसके आसपास, क्योंकि ये एक साइड की बात नहीं हो रही यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में,
1400 से ज्यादा साइट्स यहाँ पर, 1400 से ज्यादा साइट्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुछ जो प्रोमिनेंट साइट्स हैं यहाँ पर वो है आलमगीरपुर, हुलास, मंडी विलेज, बड़ा गांव, सनौली, भतपुरा और मानपुरा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं इन सारी जगह पे। अब एक एक करके हम जानते हैं कि कौन सी साइट में क्या राज छुपा हुआ है विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हम पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले यूपी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आलमगीरपुर के बारे में। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, अब आपको ये अच्छे से देखिएगा। आलमगीरपुर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना मेरठ में है आलमगीरपुर। ठीक है, अभी तो बेसिक तरीके से आपने तो उसके बारे में जान लिया, कौन सी रिवर वगैरह यहां से पास होती है, चीजें क्या क्या मिलती हैं अलग अलग साइड्स पे, इसके बारे में जानते हैं। मेरठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है ये वाली साइड। ये यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है हिंडौन रिवर, उसके ईस्टर्न बैंक पर सिचुएटेड है ये। ठीक है, जैसे ये नदी का किनारा है तो उसके ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है आलमगीरपुर। ठीक है, कितनी पुरानी है वाली साइट, आर्कियोलॉजिस्ट का क्या कहना है, 3300 टू 1300 BC के टाइम फ्रेम की वाली साइट है। ठीक है, अब यहां पर एक एंशिएंट माउंट पाया गया है। माउंट क्या होता है, ऐसे बेसिकली जिसकी शेप बनी हो मिट्टी से, ऐसा आसपास का रीजन ऐसा हो नीचे, लेकिन जिसकी ऊंचाई बेसिकली यहां पर हो ऐसी। ठीक है, इसको माउंट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहां पर जो एंशिएंट माउंट मिला है लोकली, इसको आलमगीरपुर में मेरठ डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है एक नाम से बुलाते हैं, उसको कहा जाता है परशुराम, जो भगवान परशुराम है ना, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, परशुराम का टीला। ठीक है, और ये इतना कितने एरिया में स्प्रेडेड है, 60 इंटू 50 मीटर के अंदर ये स्प्रेडेड है। ठीक है, और ये अर्लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस साइट को आलमगीरपुर को अर्लीस्ट हड़प्पन साइट जो है वो समझा जाता है उत्तर प्रदेश की। यहां पर क्या क्या चीजें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, यहां पर पॉटरी मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को, जैसा कि अभी मैं आपको एक स्क्रिप्ट का नाम बता रहा था ना, जिगजैग पैटर्न में, जैसे पहले सीधी लाइन लिखना, फिर ऐसे, पहली लाइन यहां पर जा रही है, फिर ऐसे, फिर सीधे, फिर उल्टा। तो ये जो जिगजैग पैटर्न के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको हम कहते हैं बूस्ट्रोफीडन स्टाइल की पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, यानी कि जिगजैग पैटर्न में तो लिखा हुआ है लेकिन लेटर्स ना लिखकर वहां पर कुछ पिक्चर्स, कुछ सिंबल्स बनी हुई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है आलमगीरपुर के अंदर। पहली साइड हमारी कवर हो गई यूपी के अंदर। दूसरी साइड जानते हैं हुलास। ये कहां पर है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये यमुना के रिवर बैंक पर सिचुएटेड है। यहां पर हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि टाइम फ्रेम बहुत बड़ा था जो इंसानों ने यहां पर अपना गुजारा, क्योंकि अर्ली हड़प्पन फेज से लेकर लेट हड़प्पन फेज तक के टाइम पीरियड में हमें यहां पर सेटलमेंट्स और लोगों के साथ जुड़े हुए कुछ अवशेष यहां पर देखने को मिलते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यहां पर पाए गए खुदाई करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या चीजें मिली, यहां पर कुछ कॉपर के टूल्स मिले, टॉय कार्ड्स मिले जैसे ये, ठीक है, बीड्स मिले, कुछ मोती वगैरह, टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स मिले, बैंगल्स मिले जैसे ये, और सील्स मिली विद इंस्क्रिप्शंस कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ बेसिकली लिखा हुआ है, कुछ गड़ा हुआ है। यहां पर क्रिस्टल क्लियर एविडेंस हमें देखने को मिला एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का, जो यहां पर रहने वाले लोग करते थे। वो क्या क्या उगाते थे, वो ग्राम उगाते थे, यानी कि चना, पीस, मटर, रागी और बारले की वो यहां पर खेती करते थे। ठीक है, तो हुलास के बारे में भी आपने सब जान लिया। अब मंडी विलेज कहां पर है, ये मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये भी यमुना के ईस्टर्न बैंक पर लोकेटेड है, और यहां पर हड़प्पन ज्वेलरी बहुत भारी भरकम मात्रा के अंदर पाई गई है इस वाली साइड पर यूपी के अंदर। तो आर्कियोलॉजिस्ट को यहां पर क्या मिला खुदाई करते हुए, कॉपर के कुछ वेसल्स मिले, गोल्ड के बीड्स मिले, यहां पर ऐसे वैसे बीड्स नहीं मिले, यहां पर गोल्ड के बने हुए बीड्स मिले, यहां पर गोल्ड के मोती। ठीक है, और बड़े सारे बीड्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को यहां पर, जिनकी अलग अलग शेप है, उनका अलग अलग साइज है, इंक्लूडिंग होलो हेडेड वेराइटीज। होलो हेडेड मतलब बेसिकली क्या कि अगर आप उस बीड को देखोगे तो आर पार आप देख सकते हो कि हो सकता है कि वो माला वगैरह बनाने के काम आता हो, उसके अंदर से कोई धागा वगैरह इंसर्ट करके ये लोग पहनते हो। ठीक है, तो होलो स्ट्रक्चर के बीड्स भी बेसिकली हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं मंडी विलेज के अंदर, जो कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद बड़ा गांव, ये साइड कहां पर है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है।
ये साइट सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ मस्कारा रिवर, याद रखना मस्कारा रिवर पर सिचुएटेड है। इसको पोस्ट हड़प्पन साइट कंसिडर करा जाता है। जब भी दोस्तों नाम आता है ना पोस्ट हड़प्पन, तो समझ जाना उस टाइम पर हड़प्पा के डिक्लाइनिंग फेज की बात हो रही है कि हड़प्पा पूरा का पूरा डिक्लाइन हो गया था। मैंने आपको बताया ना सबसे ज्यादा जो एडवांसमेंट्स हुई है वो मैच्योर फेज के अंदर हुई है, ठीक है। पोस्ट हड़प्पन फेज की एक ये साइट है। तो यहां पर एक्सकवेशन करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या प्राप्त हुआ? ओकर कलर्ड की पॉटरी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ओकर किसको बोला जाता है? गेरुआ को। गेरुआ कलर की पॉटरी यहां पर देखने को मिलती है, जो कि एक कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है। किस चीज की कॉन्टिन्यूटी को? कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को बिटवीन पोस्ट हड़प्पन फेज और अर्ली वैदिक कल्चर। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद वैदिक कल्चर शुरू होता है, जिसमें 4 वेदास डेवलप हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदास किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये आर्यंस के द्वारा लिखे गए, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। और आर्यंस ने इन्वेजन यहां पर करी थी। हड़प्पा के डिक्लाइन के पीछे बड़ी सारी थ्योरीज दी जाती हैं। उनमें से एक थ्योरी ये बोलती है कि आर्यंस ने क्योंकि यहां पर इन्वेजन करी थी, यहां पर घुसपैठ करी थी और लोकल हड़प्पन्स को यहां से इरेडिकेट कर दिया था, हटा दिया था। उसके बाद आर्यंस का आगमन यहां पर होता है और वो 4 वेदास लिखते हैं, ठीक है। तो पोस्ट हड़प्पन फेज से लेकर अर्ली वैदिक एज तक एक कल्चरल कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है हमें इस वाली साइड में, जो कि है बड़ा गांव। उसके बाद सनौली, जो कि कहां पर है? बागपत जिले में है। इसको एक्सकवेट करा गया था इस वाली साइड को अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर डीवी शर्मा, ठीक है। ये वाली साइड भी पोस्ट हड़प्पन फेज से बिलोंग करती है। यहां पर खुदाई करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट को किन किन चीजों की प्राप्ति हुई? एक हड़प्पन सीमेंट्री हमें मिली है। सीमेंट्री मतलब जहां पर मुर्दों को गाड़ा जाता है, ग्रेवयार्ड, ठीक है, ये मिली है। और वो सीमेंट्री बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की और साइट्स पर देखने को मिलती है सीमेंट्री, जैसे हड़प्पा में जो कि पाकिस्तान में है, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, और धौलावीरा जो कि गुजरात में है। यानी कि सीमेंट्री के एविडेंसेस विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें हड़प्पा में भी देखने को मिलते हैं, कालीबंगन में भी, धौलावीरा में भी। बिल्कुल वैसे ही ग्रेवयार्ड, वैसी ही सीमेंट्री हमें देखने को मिली है सनौली के अंदर, जो कि बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। और ये एक पोस्ट हड़प्पन फेज की एक साइट है। उसके अलावा लास्ट 2 साइट्स के बारे में यहां पर बात हो रही है, भातपुरा और मानपुरा। ये कहां पर है? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये हड़प्पन पीरियड की सेटलमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर लोग बेसिकली अपना घर वगैरह बनाकर रहते थे, ठीक है। तो ये सेटलमेंट्स को दर्शाता है ये वाली साइड। और यहां पर जो फाइंडिंग्स मिल रखी है वो क्या क्या मिल रखी है? हड़प्पन पॉटरी हमें देखने को मिलती है और कुछ टेराकोटा के बने हुए खिलौने, जो कि हो सकता है कि हड़प्पन साइड के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, अलग अलग साइड के अंदर जो लोग रहते थे, वो अपने बच्चों के मनोरंजन के तौर पर उसको बनाते होंगे कि जब वो एक्टिविटीज़ में बिजी हैं तो बच्चे रोना मतलब बेसिकली रोए ना और रोना गाना ना बचाएं, तो उसके लिए वो खिलौने उनके लिए बनाते होंगे। तो टेराकोटा के टॉयज के एविडेंसेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। लास्ट में फिर आपसे ये बोला जा रहा है, ये जो हड़प्पन साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सपेंशन हमें बताती है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और शुरुआत यहाँ पर होती है आलमगीर पोर्ट से। ये जो साइट्स हैं ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच नहीं करती हैं विद रिस्पेक्ट टू कि हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें पाई गई, वहाँ के लोग खेती बाड़ी कैसे करते थे, क्या क्या सामान वो बनाते थे, किस किस तरीके का उनका ट्रेडिंग सिस्टम था। लेकिन इन साइट्स को पढ़ते हुए हमें एक गहराई से जानकारी इस चीज़ की भी देखने को मिलती है कि कैसे हड़प्पन फेज की शुरुआत हुई, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, उसके बाद वो एकदम से डिक्लाइन कर गया, ठीक है। यानी कि हड़प्पन से पोस्ट हड़प्पन फेज के बारे में भी हमें जानने को मिलता है। और उसके बाद एक लंबे गैप के बाद, बहुत सालों के गैप के बाद, कैसे आगमन होता है वैदिक कल्चरल फेजेस का, यानी कि वैदिक एज का, और जिसके अंदर अगेन 2 बाइफर्केशन होती हैं, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, ठीक है। इसको हम आगे चलकर अपने लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे और बातों को समझेंगे, आई होप। लेकिन इतनी डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये दोस्तों हमने बात करी प्रोटो हिस्टोरिकल फेज ऑफ उत्तर प्रदेश, हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या पूरा का पूरा सिनेरियो था यूपी के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी ऐसी साइट्स पाई गई हैं जिनका लेना देना है विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।